जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के खानियार इलाके में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर जारी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एंटी टेरर ऑपरेशन। सुरक्षा बलों को मिले 2 बैक फायरिंग करने वाले आतंकी जंगलों की ओर भागे। बड़गाम में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों पर फिर किया हमला। उत्तर प्रदेश के 2 मजदूर गोली लगने से घायल। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। गैर कश्मीरियों पर आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला का बयान। ऐसा करने वालों को पकड़ना चाहिए, इसके पीछे किसका हाथ पता किया जाना चाहिए। पाकिस्तान और चीन के निशाने पर जम्मू कश्मीर के कई अहम प्रोजेक्ट। चिनाब नदी पर बने देश का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज को भी खतरा। खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट। नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, हमारा स्टैंड नहीं बदलेगा। मानखुर्द शिवाजी नगर से हमारा उम्मीदवार भी लड़ेगा। अरविंद सावंत के बचाव में उतरे संजय राउत ने कहा, शाइना एनसी का कोई अपमान नहीं हुआ, इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं। उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत थोड़ी देर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुंबई की मुंबई से शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी पर दिए बयान को लेकर विवाद। अरविंद सावंत के बयान पर शाइना एनसी बोली, ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई। सावंत के बयान में दिखी विकृत मानसिकता। उद्धव ठाकरे की कांग्रेस के साथ गठबंधन पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने उठाया सवाल। सीएम बनने के लिए कांग्रेस ने मिलाया हाथ। बाला साहेब कहते थे, कांग्रेस से दूर रहो। शाइना एनसी पर अरविंद सावंत के बयान पर सीएम शिंदे बोले, बाला साहेब होते तो ऐसे अपशब्द बोलने वालों का मुंह तोड़ देते। एनसीपी में टूट के बाद पहली बार अजीत पवार और शरद पवार की बारामती में अलग अलग दीपावली। चाचा भतीजा ने अपने घर पर समर्थकों को दी शुभकामनाएं। बटोगे तो कटोगे वाले नारे पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। कहा, नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक। कांग्रेस की चुनावी गारंटी विवाद पर सियासत तेज। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, झूठे वादे करना आसान लेकिन पूरा करना मुश्किल। ऐसे वादे करने वाले बेनकाब हुए। खड़गे ने पीएम मोदी से पूछे 7 सवाल। हर साल 2 करोड़ नौकरी के वादे का क्या हुआ? अच्छे दिन का क्या हुआ? क्या रुपया आईसीयू में है या मार्गदर्शक मंडल में है? कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले कर्नाटक बीजेपी को देखे पीएम मोदी, हम अपना हर वादा पूरा कर रहे। कांग्रेस की गारंटी पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, झूठ बोलकर सत्ता पाना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस राज में सरकारी खजाना खाली। कांग्रेस की गारंटी पर बीजेपी के उठाए सवालों पर जयराम रमेश का जवाब, जुमलेबाजी करने वाली बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही। गुजराती नववर्ष पर अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह के घर स्नेह मिलन समारोह। सीएम भूपेंद्र पटेल समेत कई बीजेपी नेता पहुंचे। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार लेकिन AQI 300 के पार बरकरार। कई इलाकों में धुंध की परत। दिल्ली के यमुना नदी में जहरीला झाग बरकरार। कालिंदी कुंज के पास फैले जहरीले झाग को हटाने की कोशिश अब तक नाकाम। दिल्ली में त्योहारी सीजन में वाहनों की बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड। अक्टूबर में 86,000 से ज्यादा गाड़ियां बिकी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा पर भोपाल में गौशाला में गाय को खिलाया खाना। कहा, गोवंश से भारत की पहचान है। तमिलनाडु के विरुधुनगर में अचानक आई बाढ़ में फंसे 150 लोग। मंदिर के पास फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। स्पेन में आई बाढ़ से हाहाकार। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी तबाही। महज 8 घंटे में 12 इंच हुई बारिश। बाढ़ में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत। और अब एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में 2 जगह पर आतंकियों से एनकाउंटर हुआ है। श्रीनगर और बांदीपोरा में चल रहा है एनकाउंटर। श्रीनगर के खानियार इलाके में मुठभेड़ जारी है। कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के एक्शन से घिर गए आतंकी। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। खानियार इलाके में बताया जा रहा है एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ अभी भी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। खानियार इलाका है ये घाटी का, जहां पर आतंकियों के छिपे होने की जानकारी थी। वहां पुलिस और सुरक्षा बल मिल करके इस वक्त पूरे इलाके को घेर चुके हैं। कहा जा रहा है कि आतंकियों को पकड़ने के लिए धरपकड़ जारी है। कई आतंकी यहां पर छिपे हुए हैं। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के एक्शन से आतंकी घिर गए। एनकाउंटर अभी भी वहां पर मुठभेड़ चल रही है। देखिए तस्वीर कुछ देर पहले की आपको दिखा रहे हैं। यही वो पूरा इलाका है जिसे घेर लिया गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया है। श्रीनगर के खानियार इलाके की तस्वीर है। श्रीनगर और बांदीपोरा में एक साथ एनकाउंटर चल रहा है। कई आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है।
अस्सलाम वालेकुम सर। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है कि देखिए आपको वीडियो दिखा रहे हैं, दरअसल कुछ देर पहले की ये तस्वीर है। पूरे इलाके को घेर रखा है सुरक्षा बलों ने। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकियों से एनकाउंटर हुआ है। श्रीनगर और बांदीपोरा में एनकाउंटर चल रहा है। श्रीनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर के खानियार इलाके में मुठभेड़ जारी है। कई आतंकियों के इस इलाके में छिपे होने की जानकारी है। तो बीते अक्टूबर महीने की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक कई आतंकी हमले हुए हैं। हालांकि जवाब भी पुरजोर तरीके से दिया गया है। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को ढेर भी किया है। और महराज हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। महराज, कुल कितने आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है? 2 जगहों पर मुठभेड़ चल रही है। ठीक है जी, ठीक है। महराज, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, बता दें आपको, अभी तक जो अगर हम कहें श्रीनगर के खानियार में जो मुठभेड़ आज सुबह से शुरू हुई है, बता दें आपको कि आप देख सकती है किस तरीके से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो यहाँ पे है वो बहुत ज़्यादा है। और बिल्कुल आप आवाज़ आ रही है मेरी अंजलि? यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह से ही आज डिप्लॉयमेंट जो है वो लगा दी गई है। आप देख सकती है कि किस तरीके से जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है वो इलाके में लाई जा रही है। और हर एक कोना कोना जो है वो बिल्कुल जो है यहाँ पे सील कर दिया गया है। और निसंदेह काफ़ी संख्या में सुरक्षा बलों को यहाँ पे तैनात किया गया है। और निसंदेह जो फायर फाइट का पैटर्न अभी तक हमें समझ आया है, निसंदेह एक ट्रेन्ड मिलिटेंट जो है वो छुपा हुआ है। और जैसा कि सुरक्षा बलों का साफ कहना है कि हर एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो सील कर दिया गया है। और कुछ समय के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि ये मिलिटेंट जो है किस संगठन से अभी वाबस्तगी रखता है। कितना समय हो गया है, कितने समय से इस पूरे इलाके को घेर रखा गया है और ये मुठभेड़ चल रही है? 2022 के अप्रैल के बाद से कहा जा सकता है, करीब 3 साल के बाद ये मुठभेड़। बिल्कुल, इनपुट जो था, इनपुट शाम को ही जनरेट हुआ था, लेकिन सुबह फर्स्ट लाइट के साथ ही ये ऑपरेशन यहाँ पे जो है कहा जा सकता है कि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। और उसके बाद से आप देख सकती हैं किस तरीके से पूरे इलाके को अभी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो देखिए, हमारे सहयोगी महराज बता रहे थे शाम को ही इनपुट मिला था। कल शाम को इनपुट के आधार पर इस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और आतंकी इसी जगह पर, इसी घर में छिपे हुए हैं जहां पर सुरक्षा बल भारी संख्या में तैनात है। महराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महराज, क्या इनपुट दे रहे थे आप, क्या जानकारी दे रहे थे? महराज, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी डिटेल्स पूरी करिए। क्या बता रहे थे आप, क्या कहा गया है ऑफिशियली इस पूरे एनकाउंटर को, मुठभेड़ को लेकर? बिल्कुल, अभी तक स्पष्ट यही हुआ है कि सुबह से जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा था, फायर फाइट यानी कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होने के बाद एक मुठभेड़ में तब्दील हुआ है और अभी भी मुठभेड़ चल रही है। निसंदेह फाइटिंग पैटर्न से यही साफ समझने को मिला है कि ये जो मिलिटेंट है काफ़ी ट्रेंड है और निसंदेह समय लगेगा, लेकिन क्योंकि ये रिहायशी इलाका है और कोलेटरल डैमेज को रोकने के लिए भी जो है सुरक्षा बलों की एक रणनीति बनी हुई है और उसी के चलते जो है यहाँ पे ये एनकाउंटर चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल महराज, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, कश्मीर में एनकाउंटर की खबर है, पूरे इलाके को घेर रखा है सुरक्षा बलों ने, कई आतंकी इलाके में छिपे हुए हैं। श्रीनगर के खानियार की यह खबर है। और कश्मीर एनकाउंटर पर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है, आतंकियों को मारना नहीं चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है आतंकियों को पकड़कर पूछताछ करनी चाहिए। इसमें एक बात जरूर है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। देखिए, फारूक अब्दुल्ला का ये बयान बहुत अहम है क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया है कि आतंकियों को
मारना नहीं चाहिए बल्कि पूछताछ होनी चाहिए। क्या इस सरकार को अस्थिर करने का मकसद तो नहीं है आतंकियों का? कौन है उनका मुख्य सरगना जो कि उन्हें यह आदेश दे रहा है कि घाटी में अशांति फैलाई जाए? ये महत्वपूर्ण बयान फारूक अब्दुल्ला की ओर से आया है। तो कश्मीर में फिर से आतंकी हमला हुआ है। बड़गाम में 2 गैर कश्मीरियों को आतंकियों ने गोली मारी है। दोनों घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। घायलों की पहचान यूपी के संजय और उस्मान के रूप में हुई है। 12 दिन में गैर कश्मीरी लोगों पर यह दूसरा अटैक है। आतंकियों ने 7 लोगों की गोली मारकर हत्या की है। आतंकियों के निशाने पर हैं गैर कश्मीरी लोग। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर। जम्मू कश्मीर में 16 दिन में कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं। अब इसकी डिटेल्स देखिए। 1 नवंबर को बड़गाम में 2 गैर कश्मीरियों पर हमला हुआ है, यानी कि कल की घटना है। 28 अक्टूबर को अखनूर में सेना की एम्बुलेंस पर अटैक किया गया। 25 अक्टूबर को गुलमर्ग में सेना के काफिले पर हमला होता है। 24 अक्टूबर को बारामूला में भी हमला होता है। देखिए 28 अक्टूबर को अखनूर में हमला हुआ, 25 अक्टूबर को गुलमर्ग में सेना के काफिले पर अटैक किया गया। जो जानकारी मिल रही है 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ है। 20 अक्टूबर को गांदरबल में टनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों पर अटैक किया गया, 7 लोगों की मौत हो गई। 16 अक्टूबर को शोपिया में गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस की गारंटी योजना पर घमासान जारी है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि झूठ बोलकर सत्ता पाना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस राज में सरकारी खजाना खाली है, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है। कांग्रेस अपने किसी भी प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई और जब जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं। हाल ही में उनकी सरकार जिन राज्यों में है उनमें करीब करीब 1.5 साल हो गए। कर्नाटक में आप जाके चेक कर लीजिए, कर्नाटक में 2021-22 में जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,63,000 करोड़ था, अब 54,000 करोड़ पे आ गया। हिमाचल में आप याद करिए कि इन्होंने क्या दावा किया था कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे, आते ही 3-3 रुपए बढ़ा दिए। और उसके बाद क्या स्थिति हो गई कि सरकार के पास कुछ ही दिनों में इतना पैसा भी नहीं रह गया कि वो सही ढंग से सैलरीज भी दे सके। और आइए आपको बताते हैं कि किस राज्य में मुफ्त के वादे पर कितना खर्च हो रहा है। सबसे पहले हम पंजाब की बात करेंगे, जहां बिजली सब्सिडी पर बताया जा रहा है कि 20,200 करोड़ सालाना खर्च है। दिल्ली में बिजली सब्सिडी पर 3,500 करोड़ का सालाना खर्च है। हिमाचल प्रदेश में बताया जा रहा है कि ओपीएस में 1,000 करोड़ सालाना खर्च है। और मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना पर 14,520 करोड़ का सालाना खर्च आ रहा है। वहीं महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना पर 46,000 करोड़ का सालाना खर्च है। तो ये वो सरकारी खर्च है राज्यवार जो अलग अलग योजनाओं के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि अब ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है। कांग्रेस सरकार में राज्यों का हाल क्या है, अब ये जानिए। हिमाचल कर्नाटक के बारे में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने चुनाव में 10 गारंटियां दी। कांग्रेस ने 5 चुनाव गारंटियों के बारे में कह तो दिया, लेकिन 40% बजट वेतन पेंशन में ही खत्म हो जाता है। गारंटी पूरा करने में 59,000 करोड़ चाहिए। राज्य पर 94,000 करोड़ का कर्ज चाहिए। और राजस्व घाटा किस तरीके से हो रहा है, देखिए पूरी डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। हिमाचल और कर्नाटक जहां कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में राज्य पर 94,000 करोड़ का खर्च है और कर्नाटक में राजस्व घाटा है 1,14,000 करोड़ होने का खतरा है। तो इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने वादे तो कर दिए हैं, लेकिन वादों के आधार पर योजना जो है वो सही ढंग से लागू नहीं हो पा रही है। अब देखिए हिमाचल में 20 महीने में 61,366 करोड़ का कर्ज बढ़ गया, 21,366 करोड़ का कर्ज बढ़ा है। और कर्नाटक में राज्य पर 5 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ा है। तो ये पूरी जानकारी है हिमाचल को लेकर। अब देखिए तेलंगाना में कांग्रेस ने चुनाव में कुल 6 गारंटियां दी हैं। अब गारंटियों को लेकर कहा जा रहा है कि पूरा करने में 53,196 करोड़ चाहिए राज्य सरकार के पास होने, लेकिन मजबूरी में गारंटी वाली योजना अधूरी रह गई है, क्योंकि पैसे ही इतने नहीं है कि इस योजना को ढंग से लागू किया जा सके।
अब आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में भी बताएंगे कि उन्होंने क्या बयान दिया, लेकिन खास बात क्या है इस पूरी जानकारी में वो जानिए। कर्नाटक में दरअसल चुनावी गारंटी शक्ति योजना की समीक्षा हुई, ये कहा जा रहा है कर्नाटक राज्य सरकार को लेकर के। और अब आपको सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है कर्नाटक सरकार की खिंचाई करते हुए। ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮೇಗಿಲ್ಲ. और बीजेपी इस मामले पर अब आक्रामक है, तो जवाब कांग्रेस की तरफ से भी दिया जा रहा है। क्या कहना है सुनिए। और हमारी सरकारों ने जो योजनाएं करी, चाहे वो लाडी लक्ष्मी योजना हो या बाकी हो, फिस्कल प्रूडेंस देखकर करते हैं, तभी वो जमीन पर उतरता है और चलता है। खटाखट नहीं होता। तो खड़गे साहब, जो आपको इस उम्र में ये ज्ञान आया, तो इस ज्ञान के लिए आपका अभिनंदन। मुझे ताजुब लगता है अगर वादों के ऊपर प्रधानमंत्री बोल रहे हो तो। मुझे याद है 2014 के चुनाव में उन्होंने क्या नहीं वादा किया। 15 लाख देंगे, आपके खाते में देंगे, किसानों को डबल उनको कमाई दे देंगे, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, महिलाओं के लिए स्वर्ग ला देंगे। किस क्षेत्र के लिए उन्होंने वादा नहीं किया। कांग्रेस उस परंपरा की पार्टी है कि जो वादा करती हो पूरा करती है। और एक और बड़ी खबर, कांग्रेस एमएलए आरवी देशपांडे का बयान, मुफ्त की रेवड़ी पर सवाल उठाए हैं। कुछ जगहों पर इसका दुरुपयोग हो रहा है। मुफ्त में देना जितना अच्छा उतना ही खतरनाक है। 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ 65,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ವಿವಾದ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ. ಈ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, 2 ಸರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಷ್ಟೇ ಡೇಂಜರಸ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರಬೇಕು, ಲಾಭ ಸಿಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां चुनाव के बीच महाभारत छिड़ा हुआ है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर शिवसेना की टूट को लेकर बड़ा हमला बोला है और गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र से दूसरी खबर है महिला अपमान पर मचे घमासान की, जहां शाइना एनसी पर विवादित टिप्पणी के मामले में अब शिवसेना अपने सांसद के बचाव में उतर गई है। तीसरी तस्वीर, पवार परिवार में टूट के बाद पहली बार अलग अलग त्योहार मनाया गया है। चौथी तस्वीर है, महाराष्ट्र में पार्टियों के बीच सियासी टकराव जारी है, जहां कुछ सीटों पर अभी भी खींचतान चल रही है। और देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में सबसे पहले बात हम करेंगे नए घमासान की, जहां शाइना एनसी पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत की विवादित टिप्पणी से सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। कहा जा रहा है कि सांसद अरविंद सावंत पर सीएम शिंदे का हमला। एकनाथ शिंदे ने कहा है अरविंद सावंत को लाडली बहनें चुनाव में सबक सिखाएंगी। बाला साहेब होते तो ऐसे बयान पर मुंह तोड़ देते। हे दुर्दैवी आहे की या महाराष्ट्रामध्ये महिला भगिनींचा अपमान करणं हे खरं म्हणजे ज्यांनी केलंय, आता या लाडक्या बहिणी सगळे मिळून त्यांना घरी बसवतील, त्यांना योग्य ती जागा दाखवतील. बाळासाहेब असते आणि कुणी शिवसैनिकांना असं केलं असतं तर थोबाड फोडलं असतं. आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो की या सगळ्या लाडक्या बहिणी मिळून त्या लाडक्या बहिणींचा अपमान करणाऱ्यांचा बदला घेतील आणि निवडणुकीमध्ये त्यांना कायमचं घरी बसवतील. अरविंद सावंत के बचाव में उतरे संजय राउत। अरविंद सावंत ने कुछ गलत नहीं कहा है। संजय राउत ने कहा है कि शाइना एनसी स्थानीय नहीं, तो गलत क्या कहा? बाहर का माल है तो बाहर का माल है ना, इंपोर्टेड है।
बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है, तो उसका इतना इशू करने की जरूरत नहीं है भाई। सीएम शिंदे का उद्धव पर बड़ा हमला, उद्धव के निजी हित के लिए पार्टी टूटी। उद्धव ने बाला साहेब के विचारों को छोड़ा, सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ गए उद्धव। जब राज्य में महाविकास आघाड़ी एमवीए की सरकार थी उसमें भी मैं था, लेकिन जो सरकार बनी थी वो बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा के विरुद्ध बनी थी। शिवसेना भाजपा का गठबंधन था, गठबंधन की सरकार होनी चाहिए थी। हमने हमारे मुखिया को बहुत काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री सीएमशिप पाने के लिए कांग्रेसियों के साथ गठबंधन कर दिया, गठजोड़ कर दी, जो बाला साहब ठाकरे जी हमेशा नहीं चाहते थे। वो कहते थे कांग्रेस को दूर रखो, कांग्रेस अगर मेरी पार्टी की नहीं होने दूंगा वरना मैं मेरी दुकान बंद करूंगा। लेकिन निजी स्वार्थ जागरूक होने के बाद मोह माया के जाल में फंस गए और सरकार उन्हीं के साथ बना दी। सीएम एकनाथ शिंदे का वार टूट के लिए उद्धव जिम्मेदार। उद्धव ठाकरे की वजह से शिवसेना में टूट पड़ी, ये कहा एकनाथ शिंदे ने। बाला साहेब के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया। उद्धव ठाकरे ने निजी स्वार्थ के लिए समझौता किया, ये तक बयान आया है सामने। निजी हित के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई, बाला साहेब को भूलकर कांग्रेस के साथ चले गए। बाला साहेब के विचारों के लिए ही हमने विरोध किया, विचारधारा को बचाना ही बीजेपी के साथ आने की वजह रही। उद्धव ठाकरे ने विचारधारा की परवाह नहीं की। महाराष्ट्र के लोग शिवसेना बीजेपी को साथ देखना चाहते थे, तो एकनाथ शिंदे का यह अहम बयान सामने आया है। एक और बड़ी खबर, दीपावली पार्टी पर पवार परिवार में दिखा है बिखराव। अजीत शरद पवार ने अलग अलग त्योहार मनाया है। पहली बार परिवार में अलग अलग दीपावली मिलन हुआ। और देखिए, दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार ने दीपावली मिलन समारोह रखा, तो वहीं शरद पवार ने भी दीपावली मिलन समारोह रखा है। दोनों ने अलग अलग दीपावली का त्योहार मनाया है और अपने समर्थकों, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। अलग अलग त्योहार मनाए जाने पर सुप्रिया सुले ने कहा है कि बारामती में हर घर अपना त्योहार हो रहा है। I have no idea. There are many Padwas happening here. In Baramati also every home has a Padwa today. आगे बढ़ते और अब बात पाकिस्तान की करेंगे, जिससे अब उसके अपने दोस्त चीन ने एक्सपोज कर दिया है, वो भी ऑन कैमरा। चीन अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बचाता रहा था, लेकिन अब चीन ने खुद मान लिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। दरअसल पाकिस्तान ने अपने आयरन ब्रदर चीन को खुश करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया था। उसे उम्मीद थी कि शी जिनपिंग खुश होंगे, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अचानक कुछ ऐसा कर दिया जो चीनी राजदूत को नागवार गुजरा और मंच से ही उन्होंने चीन की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी आवाम इसकी वजह पीएम मोदी की कूटनीति को मान रहा है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के पत्रकार वहां की मीडिया के ये बयान शहबाज शरीफ के मुल्क में आने वाले नए भूचाल का ट्रेलर है। वो भूचाल जो गर्त में जा चुकी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। पाकिस्तान को एक ऐसे गड्ढे में धकेल सकता है जहां से जिन्नालैंड का वापस लौटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। पाकिस्तान आज तक जिसे अपना आयरन ब्रदर बताता रहा, अपना दोस्त, अपना शुभचिंतक कहता रहा, अब उसी चीन ने पाकिस्तान के आतंक की पोल खोल कर रख दी है और ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद के साथ चीन पाकिस्तान की दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकती। नापाक रिश्तों में आई इस तलखी की वजह पाकिस्तान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और 8 दिन पहले ब्रिक्स समिट में हुई इस मुलाकात को मान रहा है, जिसने पाकिस्तान के सबसे करीबी चीन को उसकी मुखालफत के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है, वो भी खुले मंच से।
पाकिस्तानी मीडिया द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक एक सेमिनार में चीनी राजदूत ने मंच से कहा, 6 महीने में 2 आतंकवादी हमले बर्दाश्त के काबिल नहीं है। पाकिस्तान सरकार को सभी चीन विरोधी आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। चीनी अधिकारियों की सुरक्षा सीपैक के लिए बड़ी बाधा है। सुरक्षित वातावरण के बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा। दरअसल ये सब हुआ 29 अक्टूबर के दिन, जब पाकिस्तान ने चीन को खुश करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसकी थीम थी चीन एट 75। सेमिनार में चीन के राजदूत चियांग जेडोंग भी मौजूद थे, जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीन पाकिस्तान की दोस्ती में लंबे चौड़े कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन भावनाओं में बहकर वो कुछ ऐसा बोल गए जो चीनी राजदूत चियांग जेडोंग को नागवार गुजरा। डार साहब चीन पाकिस्तान की दोस्ती की टींगे मार रहे थे, दावा कर रहे थे कि चाहे जो हो जाए, चीन पाकिस्तान से दोस्ती नहीं तोड़ सकता, साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन इस बीच जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। चीन के राजदूत ने सभी प्रोटोकॉल तोड़कर पाकिस्तान की स्टेज से धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन एट 75 सेमिनार में पहले चीनी राजदूत चियांग जेडोंग ने लोगों को संबोधित किया। इसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने अपना संबोधन दिया। इसके बाद चीनी राजदूत राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए अचानक खड़े हो गए और पाकिस्तान में चीनी अधिकारियों पर होने वाले हमले को लेकर शहबाज सरकार को लताड़ लगाई। दोस्ती की कसम खाने वाले पाकिस्तान की इसे घर में सबसे बड़ी बेइज्जती माना जा रहा है, और इसकी वजह भी वो खुद है। उसका पाला पोसा आतंकवाद है, उसकी नापाक नीतियां हैं जो अब उसी को डस रही हैं। दरअसल 6 महीने में कुल 2 बार चीनी अधिकारियों को निशाना बनाते हुए आतंकी हमले हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट के बाहर धमाका हुआ, जिसमें 2 चीनी अधिकारियों की मौत हो गई। इसी साल 26 मार्च को खैबर पख्तूनवा में आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स की मौत हो गई। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक 3 साल में चीनी अधिकारियों पर कुल 7 हमले हुए हैं, जिसमें 23 चीनी अधिकारियों की मौत हो चुकी है। साफ है, चीन को सीपैक के बदले चीनी अधिकारियों की जान गंवाना मंजूर नहीं। हालांकि कर्ज में डूबा पाकिस्तान अब भी दोस्ती की दुहाई दे रहा है और उसके पत्रकार पाकिस्तान का मखौल उड़ा रहे हैं। चीनी राजदूत ने जिस तरह ओपन मंच से पाकिस्तान की पोल खोली, उससे पाकिस्तान की हकीकत एक बार फिर दुनिया के सामने आ चुकी है। हालांकि इसे छिपाने के लिए पाकिस्तान अब भी नए नए हथकंडे अपना रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि YouTube वीडियो डिलीट करके वो अपनी बेइज्जती को छिपा लेगा, लेकिन अपने मददगार से टूटती दोस्ती और उसकी भारत से करीबी की बात पाकिस्तान में चर्चा का हॉट टॉपिक बन चुकी है। कैसे, वो आपको आगे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान गर्दन तक कर्ज में डूबा है, ऐसे में चीन उसका इकलौता सहारा है। लेकिन ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मीटिंग ने पाकिस्तान की फिक्र बढ़ा दी है। इधर भारत चीन करीब आ रहे हैं तो वहीं पाकिस्तानी आवाम अपनी सरकार को कोस रही है। कैसे पाकिस्तान में पीएम मोदी के नाम की गूंज है, इस रिपोर्ट के अगले हिस्से में देखिए। ये चर्चा इन दिनों पाकिस्तान में आम है। कराची से लेकर लाहौर तक हर बाशिंदा पीएम मोदी और शी जिनपिंग के रिश्तों पर बात कर रहा है कि कैसे चीन भारत के करीब आ रहा है और पाकिस्तान से दूर होता जा रहा है। दरअसल रूस में हुए ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच सालों बाद गर्मजोशी देखी गई। ये मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली। शी जिनपिंग और पीएम मोदी ने करीब 5 साल बाद एक दूसरे से इस तरह मुलाकात की थी। कजान में जहां भारत और चीन करीब आते दिखे, वहीं पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फिर गया। दरअसल ब्रिक्स का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान ने आवेदन किया था। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन की मदद से वो समूह में शामिल हो सकेगा, लेकिन भारत के विरोध की वजह से पाकिस्तान को एंट्री नहीं मिली। अब पाकिस्तानी आवाम जहां चीन और भारत के सुधरते रिश्तों की वजह पीएम मोदी को बता रही है, वहीं अपने देश की सरकारों और उसकी दहशतगर्द नीतियों को कोस रही है। ब्रिक्स में मुलाकात के साथ ही 2020 से शुरू हुआ देपसांग और डेमचोक विवाद भी सुलझता जा रहा है। विवादित इलाकों से दोनों ही देशों के सैनिक
पीछे हट चुके हैं। दीपावली के दिन दोनों देश के सैनिक एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते हुए नजर आए। इसे भी पाकिस्तानी आवाम पीएम मोदी का करिश्मा बता रही है। चीन की भारत से बढ़ती नजदीकियों के बाद पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अगर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का साथ छोड़ा तो वो सड़क पर आ जाएगा, उसे दुनिया भर में कहीं से भीख तक नहीं मिलेगी। दरअसल मार्च 2024 तक पाकिस्तान पर कुल 130.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी कर्ज है, जिसमें से 67.2 बिलियन डॉलर का कर्ज पाकिस्तान ने चीन से लिया है। अगर चीन अपना ये कर्ज वापस मांग लेता है तो शहबाज सरकार को पूरे पाकिस्तान को चीन के सामने गिरवी रखने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि फटेहाल पाकिस्तान की 40% आवाम पहले से ही भूखे मरने के लिए मजबूर है। ऐसे में कर्ज चुकाना पाकिस्तान के लिए असंभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त 3 एनकाउंटर एक साथ चल रहे हैं। अनंतनाग में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। श्रीनगर और बडगाम में भी मुठभेड़ जारी है। एक साथ 3 इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो देखिए बहुत बड़ी खबर घाटी से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक साथ 3 एनकाउंटर चल रहे हैं। सुबह से देखिए बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। अब अपडेट ये आई है, पहले 2 जगहों पर एनकाउंटर की खबर थी मुठभेड़ की, और अब कहा जा रहा है कि 3 जगहों पर एक साथ एनकाउंटर चल रहा है। हमारे सहयोगी महराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। महराज, 3 जगहों पर एक साथ मुठभेड़ चल रहा है, पूरे इलाके की सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल अंजलि, बता दें आज सुबह जब श्रीनगर में सुरक्षा बलों को इनपुट मिला, उसके बाद से यहाँ पे श्रीनगर में एनकाउंटर शुरू हुआ। हालांकि बडगाम की जो घटना है वो कल शाम की है, लेकिन वहाँ पे अभी सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और निस्संदेह अभी जो है तीसरी जो घटना है वो यानी एनकाउंटर जो है वो अनंतनाग में शुरू हुआ है। लारनू जो है, लारनू अनंतनाग, 2 सूत्रों के हवाले से 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है, जिसमें अभी एक की FT के तौर पर पहचान हुई है, एक जो है स्थानीय बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी कश्मीर में विशेषकर अगर हम कहें पहले श्रीनगर, उसके बाद अनंतनाग और कल शाम से ही बडगाम में जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसके बीच में ही एक और घटना जो है बांडीपोरा से थी, जब कल वहाँ पे सुरक्षा बलों के वाहन पर जो है एक संदिग्ध बंदूकधारियों ने हमला कर दिया था, और उसमें अभी भी जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। निस्संदेह एक राइज दिख रहा है कहीं ना कहीं, जब से सरकार बनी है उसके बाद से इन मिलिटेंट घटनाओं में, और विशेषकर अगर हम कहें जैसे ही मूवमेंट दिखता है वैसे ही एनकाउंटर भी होता है, और निस्संदेह वो श्रीनगर में दिख रहा है। और बता दें आपको कि श्रीनगर में करीब 3.25 साल के बाद ये एनकाउंटर दिख रहा है। जो बीता एनकाउंटर था वो अप्रैल 2022 को खानियार के ही विशंबर नगर में देखने को मिला था, और अभी अगर हम एनकाउंटर की बात करें तो ये उससे सटे ही, लेकिन खानियार जुरिडिक्शन में ही ये एनकाउंटर दिख रहा है, और अभी तक जो है गोलियों का तबादला चल रहा है। हालांकि फाइनल असॉल्ट कुछ देर पहले देखा गया था, इसके बाद SOP के अनुसार जो है प्रो फायरिंग होगी, उसके बाद रूम इंटरवेंशन होगी जहां पे मिलिटेंट छुपे हुए थे। तो कहा जा सकता है कि कुछ देर के बाद ये औपचारिक तौर पर ये एनकाउंटर ऑफ किया जा सकता है। ठीक है महराज, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, लेकिन ये बताना भी जरूरी है कि आतंकियों ने कब कब हमला किया है। बीते महीने का डेटा आपको दिखाएंगे, इरफान भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 16 दिन में कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं। 1 नवंबर को बडगाम में 2 गैर कश्मीरियों पर हमला होता है। उसके बाद 28 अक्टूबर को अखनूर में सेना की एम्बुलेंस पर हमला होता है। 25 अक्टूबर को गुलमर्ग में सेना के काफिले पर अटैक किया गया। 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ। 20 अक्टूबर को गांदरबल टनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों पर हमला किया गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। 16 अक्टूबर को शोपियां में गैर स्थानीय युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो देखिए अक्टूबर का ये पूरा डेटा हम आपको बता रहे हैं। अक्टूबर से लेकर के कल यानी 1 नवंबर को भी आतंकी हमला हुआ है, जिसमें प्रवासियों को निशाना बनाया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इरफान भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात हम करेंगे। इरफान, 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ अभी भी चल रही है 3 इलाकों में। इन आतंकियों के बारे में क्या जानकारी आप तक पहुंच पाई है? लगातार देखिए, अभी आपको मैं दिखा दूं तो अगर आप सुन सकते हैं तो लगातार मैसिव फायरिंग सुनने को मिल रही है, गोलाबारी दोनों तरफ से सुनने को मिल रही है, और लगातार फाइनल असॉल्ट की तैयारी लग रही है। आप सुन सकते हैं फायरिंग की आवाज़, और लगातार सुरक्षा बल पोजीशन बनाते हुए
मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा पीछे चलें तो आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इस तरफ मेरी गाड़ी के पीछे से फायरिंग की आवाज़ आ रही है और कोशिश ये है कि जो 2 आतंकी अंदर मौजूद है उन्हें बहुत जल्द जो है एलिमिनेट किया जाए। और लगातार इस पूरे इलाके को आपको दिखाने छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस तरफ आप देखें दूर दूर तक लंबी कतारें जो हैं वो सुरक्षा बलों की गाड़ियों की हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं डाउनटाउन का यह इलाका इतना हसास है और वहीं खानियार डाउनटाउन का ही हिस्सा है और यहाँ पर करीबन 2.5 साल बाद इस तरह का ऑपरेशन जो है वो देखने को मिला है। आपको मैं सटीक और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये पूरा इलाका जो है सुरक्षा बलों ने घेर दिया है और कई किलोमीटर तक सुरक्षा बल जो है तैनात है और आप देख सकते हैं मीडिया कर्मचारी पोजीशंस लेते हुए, क्योंकि फायरिंग जो है वो लगातार फिलहाल हो रही है और करीबन बिल्कुल हमारी कुछ ही दूरी पर लगातार इस तरह की जो फायरिंग है वो सुनने को मिल रही है। और हम आपको ठीक इसी इलाके के बाहर वाली रोड से तस्वीरें दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम मीडिया कर्मचारी अब पीछे हट रहे हैं क्योंकि लगातार मैसिव फायरिंग जो है वो फाइनल असॉल्ट के तौर पर देखने को मिल रही है। महराज, जितना हम समझ पा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए, ये एक रिहायशी वाला आबादी वाला इलाका नजर आता है। वहां पर पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सुरक्षा बलों की बड़ी टीम वहां पर मौजूद है। और देखिए हमारे साथ महराज भी जुड़े हुए हैं। अब एक बार महराज के पास भी चलते हैं। महराज, इरफान ने हमें जानकारी दी जिस जगह पर वो मौजूद है वहां पर भी मुठभेड़ अभी भी चल रही है, लगातार गोलियों की आवाजें सुनी जा सकती है। आप जहां मौजूद है वहां इस वक्त क्या चल रहा है, क्या अपडेट वहां से? बिल्कुल, ये बता दें आपको श्रीनगर में ही है, ये खानियार का ही इलाका है जहाँ पे 2 विभिन्न साइड से जो है एनकाउंटर जो है अभी हम कवर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गाड़ियों का वो काफिला है जो सुरक्षा बलों की कह सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट के साथ यहाँ पे बुलाया गया है। और निसंदेह अभी कुछ समय पहले जो है फायरिंग देखी गई, रूम इंटरवेंशन फायरिंग है, फाइनल असॉल्ट खत्म हो चुका है। बता दें आपको कि अभी देखिए इसी एनकाउंटर पर इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जो सिविलियन पर काफी अटैक हो रहे हैं। नहीं, देखो ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए हैं। भारत चीन सीमा पर जो दीपावली में हुआ, इसमें दूरगामी परिणाम क्या देखते हैं कि भविष्य में क्या लगता है जिस तरीके से? देखिए, भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहता है और भारत और चीन के बीच लगातार 1.5 साल से ये बातचीत चल रही थी। आर्मी के लेवल पर भी और डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों स्तर पर बातचीत चल रही थी। एक समाधान हो चुका है और साथ ही साथ अब डेमचौक पर तो पेट्रोलिंग का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, भारत का भी और चाइना का भी, मैं जिस रूप में होना चाहिए, और वैसे ही डेप्सांग का भी प्रारंभ हो। कानपुर आए, कानपुर में सपा प्रत्याशी मंदिर चले गए तो फतवा जारी, उस पर क्या लगता है? इसको ऐसा होना चाहिए? राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे कि आतंक का खात्मा किया जा रहा है, आतंकियों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। श्रीनगर के खानियार में जहां महराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वहीं इरफान कुरैशी भी हमारे साथ जुड़े हुए। इरफान, आपके पास ज्यादा हलचल देखने को मिल रही, जैसा आपने पहले भी बताया है कि लगातार यहाँ गोलियां चल रही हैं, गोलियों की आवाजें सुनी जा सकती है। इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है? पूरा इलाका जो है छावनी में तब्दील हुआ है। मीडिया कर्मचारी बिल्कुल पीछे हट रहे हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सीधे जो रिहायशी मकान है वहाँ ऑपरेशन चल रहा है और क्योंकि पूरा इलाका जो है पहले ही सील कर दिया गया है और रुक रुक कर पहले फायरिंग हो रही थी और अब जो है इस फायरिंग में तेज़ी लाई गई और करीबन 2 से 3 बार ये प्रयास किया गया कि अंदर जो है एक बार फिर से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश ना हो। उसके चलते फाइनल असॉल्ट के बाद इस तरह का मैसिव फायरिंग जो है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं 2 आतंकी यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी और कहीं ना कहीं साफ तौर पर श्रीनगर में करीबन 3 साल बाद इस तरह का ऑपरेशन करीबन अप्रैल 2022 में ऑपरेशन श्रीनगर में देखा गया था और उसके बाद अब इस तरह का मुठभेड़ देखने को मिला है।
थोड़ा मुर्जा पैन करके दिखाएं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में मीडिया कर्मचारी जो है वो मौजूद है और कुछ स्थानीय लोग भी उस तरफ के बाहर आए हैं सड़क पर, और सब फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद पीछे हट गए, क्योंकि ये पूरा इलाका जो सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में लिया हुआ और इस तरफ लगातार गोलाबारी जारी है। कैमरा पर्सन से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे सहयोगी महराज और इरफान, ताजा अपडेट दे रहे हैं इस पूरे मुठभेड़ से जुड़ी हुई। नजर बनाए रखिएगा आप दोनों, आगे भी आपका रुख करेंगे जानकारी लेने के लिए। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर के 3 इलाकों में मुठभेड़ आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की चल रही है। अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अभी तक जो जानकारी है, 2 आतंकियों को मारा गया है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दरअसल केंद्र से मिलकर काम करें, फारूक ये कहा है बीजेपी ने। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि आतंकियों को मारना नहीं चाहिए बल्कि पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर किसके इशारे पर वो हमलों को अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि कल तक ऐसे लोगों के साथ थे फारूक अब्दुल्ला। फारूक ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है कि यह इस बात का प्रमाण है कि अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। यानी बहुत साफ है कि सत्ता के बाहर रह के बयान देना, उनके कई बयान बहुत आलोचना योग्य, गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्र हित के विरुद्ध थे। मुझे लगता है अब पावर में आने के बाद उन्हें हो सकता है इस बात का एहसास हो रहा हो, तो यह उनके बदलते हुए नजरिए का प्रतीक है कि देश विरोधी शक्तियां किस प्रकार से काम कर रही हैं। तो मैं यह भी अपेक्षा करूंगा कि अब उमर अब्दुल्ला की सरकार उसी दृढ़ता के साथ उन विदेशी शक्तियों को जो भारत और कश्मीर के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहती हैं, उनका दमन करने में, उनका शमन करने में मोदी सरकार का सहयोग करेगी। और आइए अब आपको सुनाते हैं फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था। इसमें एक बात जरूर है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है।